नमस्कार, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कोशिश करते हैं आज आपको वीडियो पूरा पसंद आना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समास। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत भी कर लेते हैं। आप बार बार आते हैं और स्वागत नहीं करते हैं, तो आपका स्वागत भी है। तो आज पहले देखते हैं समास। तो समास में क्या है, पहले तो ये देखेंगे। समास ये है कि जो शब्द निर्माण होता है, तो शब्द निर्माण के भाग में भी एक समास का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं सबसे पहले समास। समास ये क्या है? तो यहाँ से समास को कहेंगे कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया यानी शब्द निर्माण की विधि को समास कहते हैं। शब्द निर्माण की विधि को समास कहते हैं। एक बात चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज आती है, इसी की दूसरी परिभाषा अगर हम कहते हैं तो ये कहते हैं दो शब्दों के मेल, यानी कह सकते हैं दो शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बनता है। यहां कह सकते हैं दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, समास कहलाता है। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि समास क्या है कि दो शब्द मिल जाते हैं तो उनको हम मिलाकर के एक शब्द बना देते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं। अब समास से संबंधित चार वर्ण हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, समस्त पद। नंबर दो, पूर्व पद। नंबर तीन, उत्तर पद। और नंबर चार, समास विग्रह। ये चार शब्द आपको जानने जरूरी हैं। तो इन चार शब्दों में सबसे पहले आप देखिए तो क्या कहते हैं इनको। तो यहां कहते हैं समास विधि से बना शब्द। समास विधि से बना शब्द, उदाहरण लेकर के अब हम समझा देंगे। समास विधि से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। अब पूर्व पद क्या है? तो समास विधि से जो शब्द बनता है, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब समास विग्रह का है, तो यह है कि उस शब्द का जो होता है वो विस्तृत रूप होता है। जो शब्द दिया होता है समस्त पद का विस्तृत रूप, समस्त पद का विस्तृत रूप। अब ये चार शब्द आ गए आपके सामने। अब चार शब्द कैसे समझ में आएंगे वो यहां देखते हैं। यहीं से देख लेते हैं। यहां दिख रहा है? नहीं तो यहां ले लेते हैं। पहला शब्द हमने लिया राजकुमार। तो ये पूरा शब्द है, इसे कहते हैं समस्त पद। इसमें से पहला शब्द है राज, प्रथम पद यानी पूर्व पद। कुमार है उसका उत्तर पद। और राजा का कुमार, राजा का कुमार। कुमार मतलब होता है पुत्र। तो आप समझेंगे राजा का कुमार ये है उसका समास विग्रह। आशा करते हैं ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी।
एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं, वो हम लेते हैं आपका रसोई घर। तो ये आपका समस्त पद, रसोई पूर्व पद, घर उत्तर पद और रसोई का घर समास विग्रह। बिल्कुल समझ में आएगा होगा कि ये चारों शब्द क्या हैं, कैसे हैं। शब्द निर्माण की विधि को समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। और समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, ये समास विग्रह, ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको ले चलते हैं समास के प्रकार। तो आप इसको हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आपको ले चलते हैं समास के प्रकार। अब समास के प्रकार में आप क्या करेंगे, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से हमारी गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे। क्या है समास के प्रकार, आप उसी ऑर्डर में याद करेंगे। ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे खींच लाएंगे, और दूसरा ऐसे खींच लाएंगे, फिर तीसरा ऐसे खींच लाएंगे और चार ऐसे खींच लाएंगे। चार खाने आप बनाएंगे इस तरीके से। तो पहले लिखेंगे अव्यय भाव, समास ऑलरेडी होता है अव्यय भाव समास। यहां जो होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास और चौथा होता है तत्पुरुष समास। इनकी परिभाषा के आधार पर हमने इसको चार भागों में बांट दिया। अब आप क्या करेंगे कि समास तो 6 होते हैं, तो हम इनको ले चलते हैं, इसके 2 भाग करते हैं, वो आप देख लेंगे। एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय। आप इसी तरीके से बिल्कुल याद करेंगे कि हमने पहले अव्ययी भाव लिखाया, फिर द्वंद्व लिखाया, फिर बहुब्रीहि, फिर तत्पुरुष, और तत्पुरुष के 2 भेद बताए, वो द्विगु समास और कर्मधारय। इतना बात आप करने के बाद अब आप समझिए क्या करना है। पहचान आपको मात्र 3 सेकंड में हो जाएगी। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है। यहां शब्द के आगे अव्यय शब्द, उपसर्ग या कोई अविकारी शब्द लिखा हो, अगर 3 में से कुछ भी आपको दिख जाए, अव्यय शब्द हो, उपसर्ग हो, अविकारी शब्द हो, इनके भी हम मतलब बता दें। अव्यय और अव्यय मतलब होता है खर्च, छीड़, और अव्यय जिसका कोई छीड़ ना हो सके, यानी जिसके छोटे टुकड़े बिल्कुल ना हो सकें। इसी प्रकार से अविकारी ही होता है कि जिसका कोई और टुकड़ा न हो सके। तो यहाँ पर जो होता है वो है आपका अव्ययी भाव समास। यानी आपको कोई उदाहरण में ऐसा दिखे कि जहाँ आपको उपसर्ग दिखाई दे, तो आप समझ लेना कि वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास है। उदाहरण हम ले लेते हैं। नंबर 1 प्रतिदिन, नंबर 2 आजीवन, नंबर 3 आजन्म। हो गया ये। इसी तरीके से यथाशक्ति, आजन्म, यथाशक्ति, ETC। इनमें से आप जो भी चाहें, अब एक और लिख सकते हैं, बारंबार लिख लीजिएगा।
तो ये जो आपको शब्द देखे हैं, प्रति कैसा है, उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, आप उपसर्ग अव्ययी भाव, यथा और बारंबार। एक ऐसे शब्द जो दिख रहे हैं जो आपको तुरंत ही पहचान में आ जाएंगे कि वो कैसे हैं, अव्ययी भाव समास। अब पहुंचते हैं द्वंद्व। द्वंद्व से आप जानते हैं युद्ध होता है। युद्ध दो तरीके से होता है, एक तो विलोम हो, विरोधाभास हो, या पूरक हो। समझिएगा, विलोम हो, विरोधाभास हो या पूरक हो। पूरक का मतलब हम आपको समझाते हैं। विलोम कैसे होते हैं, दिन और रात, ये विलोम हो गया। तो आप जहां भी आपको विरोधाभास दिखे, आपस में एंटी दिखे या एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, तो यहां पर कहते हैं इसको द्वंद्व समास। इसका मूल परिभाषा देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसके नीचे भी यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए, हम भूल गए थे, वो लिखते हैं पूर्व पद। पूर्व पद अव्यय और उपसर्ग होता है। ठीक, यहां पर क्या है, यहां भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे। अब एक उदाहरण लेके बताते हैं। माता पिता। माता भी बराबर एक बच्चे के लिए जितना माता इंपॉर्टेंट है उतना ही पिता है। दिन रात, ये आपस में विरोधाभास है। इसी प्रकार से लोटा डोर, दाल भात। देख रहे हैं आप, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, एक दूसरे तरीके से याद कर लेते हैं, दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह हो। चलो मान लेते हैं ये भी थोड़ा सा काम करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह होने पर ऐसा हो। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि योजक चिन्ह का मतलब होता है हाइफन, ये डैश लगाओ। ये आपको समझ में आया कि माता पिता, दिन रात, लोटा डोर, दाल भात, दाल चावल, जो भी आप लेते हैं ये सभी उसमें किस में आते हैं। एक हम बिना योजक चिन्ह वाला ले लेते हैं। हमने उदाहरण लिया देवासुर। देवासुर आप देख रहे हैं तो इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसमें द्वंद्व समास तो हो नहीं सकता। हम बताते हैं आपको कि देव प्लस असुर, देव और राक्षस, तो यहां पर भी हमारा कौन सा है, देव असुर, दो शब्द हैं और दोनों ही विरोधाभास हैं। हाइफन या योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये द्वंद्व समास में रखा गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आपको ले चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। क्लियर हो रहा, बहुव्रीहि समास, दोनों समास क्लियर हुए। अब हम ले चलते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होते हैं कि दोनों पद गौण होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये गौण शब्द समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। प्रधान का मतलब होता है मुख्य और गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, यानी छिपे हुए होते हैं, उनका कोई इतना महत्व नहीं होता है। और इसमें एक और होता है तीसरा शब्द प्रधान होता है। इसकी बात बड़ी अच्छी हुई कि खुद के यहां पर हम देखो दूसरे उदाहरण से समझो। इस घर में पापा जिम्मेदार थे, पूर्व पद। इस घर में मम्मी पापा दोनों जिम्मेदार थे। इस घर में न पापा की चलती है न मम्मी की चलती है, किन की चलती है, मामा की। तो ये तीसरे वाला जो उदाहरण आपका हो गया, तीसरा शब्द जहां भी आपको मामा दिखाई दे जाए तो समझ लेना बहुव्रीहि समास है। पापा, मम्मी पापा और या मामा या कोई दूसरा, ये तीसरे व्यक्ति की चल रही है, यानी जो शब्द दिए हुए हैं उनका महत्व नहीं है, बल्कि अर्थात लगा करके तीसरा शब्द।
प्रधान होगा। इसको एक उदाहरण हम ले लेते हैं, एक लेते हैं घनश्याम। इसका मतलब है घन के समान, घन के समान, घन के समान श्याम, अर्थात कृष्ण। घन के समान श्याम अर्थात जानते हैं श्री कृष्ण, घन श्याम उन्हीं को कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं आपको। लंबोदर, लंबोदर इसको समझिए, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, मतलब श्री कृष्ण, वो गणेश। एक और उदाहरण लेते हैं, नीलकंठ, नीला है, नीला है कंठ जिसका, मतलब हो गया यहां से अर्थात शिवजी, शिवजी को भी तो नीलकंठ कहते हैं। एक और ले सकते हैं हम यहां से दशानन, दस मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। यानी सीधी सी बात हो गई, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। तो यहां पर जो तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, न तो 10 है, न आनन है, न नील है, न कंठ है, न लंबो है, न उदर है, न घन है, न श्याम, इनमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगला शब्द निकल के आ रहा है तो वहां से हम पहचान सकते हैं उसको, क्या है वहां से, बहुव्रीहि समास। तो 3 समास आपके यहां से क्लियर हो गए। अब हम आपको ले चलते हैं तत्पुरुष समास पे। तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान तो यही रखेंगे कि इसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। अब समझेंगे ऐसा क्यों, हमने इनको इसी के नीचे क्यों रखा, वो आप समझ लीजिए। इसकी यहाँ से लाइन मिटा करके थोड़ी सी उधर लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर सी समझ में आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है, शायद नहीं दिखा होगा, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर है उत्तर पर प्रधान होता है। तो आप समझ लीजिए कि इन सबके साथ यही परिभाषा है। मैंने कहा था 3 अलग और 3 अलग कर रहे हैं, तो यहीं पर सबका यही है, पूर्व गौड़ और उत्तर प्रधान, पूर्व गौड़ और उत्तर प्रधान, सबके साथ यही है। लेकिन अब आप समझेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। पहचान लिखेंगे, कारक चिन्ह का लोप होता है। अब कारक क्या चीज है, कारक हम आपको बताएंगे। कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, अपादान के लिए, वो जितना भी आपका तरीका है वो हम आपको कारक में पढ़ाएंगे। इसका भी अभी दूसरा वीडियो आएगा, वो हम उसको बताएंगे कि प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ये हम आपका विश्लेषण दूसरे में करेंगे। पहले यहाँ पर समझिएगा तत्पुरुष कैसे पहचाने एक झटके में। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी बीच में कोई शब्द होगा वो खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका विश्लेषण बाद में कर देंगे। हमने लिखा गौशाला, तो यहाँ क्या है, गायों की शाला। इसका मतलब इस शब्द का लोप हुआ। हमने लिखा रसोई घर, रसोई का घर। अब यहां पर लिखा हमने युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। एक चीज और समझिए कि उत्तर पद प्रधान का मतलब क्या है। हम आपको एक युद्ध क्षेत्र में ले गए और मैंने कहा यह युद्ध क्षेत्र है, तो वहां आपको खेत नजर आएगा कि युद्ध नजर आएगा, खेत।
तो वो क्षेत्र ही तो खेत है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि रसोई घर, तो रसोई घर हम आपको ले गए तो किचन दिखाई देगी कि खाना दिखेगा, यानी किचन बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही मैं ले गया आपको, जैसे नहाने वाला होता है बाथरूम, तो उसमें क्या है, वो चीज़ होती है जो उसके लिए। अब एक और लिखते हैं अपनी उसका चैनल का नाम लिखते हैं पाठशाला। अपने चैनल का क्या नाम है, पाठशाला। तो हम जरा देख लेते हैं, पाठ की शाला यानी पढ़ने का स्थान। तो इसी प्रकार से जिन शब्दों का बीच में से लोप, का, की, के, नानी, रे, रारी, रे, ताती, जितने भी होते हैं जो कारक होते हैं द्वितीय विभक्ति लेके छठवीं सप्तमी तक, तो वो भी जितने आते हैं वो सब किस में आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आप उसमें बीच में देख लीजिए, का, की, के, अगर कोई शब्द छिपा हो, में छिपा हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें समझ लेना तत्पुरुष समास है। अब हमारे पास बचते हैं दूसरा, दो और बचते हैं द्विगु समास। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह देख लेता हूँ, कुछ नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा। यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा द्विगु समास, यहाँ लिख देता हूँ द्विगु समास। यहां पर मतलब होता है आपका कोई संख्यावाची शब्द दिखाई दे, संख्यावाची, तो आप समझ लेना द्विगु समास होता है। पहचान कर लेंगे, चौराहा, तिराहा, पंचरत्न, नवरत्न, ETC। तो यहां पर आपको संख्यावाचक दिख गया तो ये समझ जाएंगे। अब हमारा लास्ट वाला बचता है कर्मधारय समास। इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब हम बोर्ड साफ कर दें, थोड़ा सा थोड़ा विश्लेषण करना है, इसलिए अच्छे से। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, कर्मधारय बताना शुरू किया। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समास में पहचान देखेंगे सबसे पहले। इसमें शब्दार्थ होता है, शब्द का अर्थ, सिर्फ शब्द का अर्थ निकलता है। अब इस शब्दार्थ को कैसे देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, आप सब समझ में आएगा। लंबोदर, इसका सीधा अर्थ है लंबा उदर, बस, इससे गणित से कोई लेन देन नहीं है। और हमने एक ले लिया नीलकंठ, नीलाकंठ। मैंने लिखा पीतांबर, यहां हमने लिख दिया पीला कपड़ा। बस समझ में आया। तो यहां पर अर्थात वाला तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। अब समझ लेंगे कि जब ये बात है कि यही उदाहरण हमने बहुब्री में लिए थे और यही उदाहरण इसमें लिए, तो अब आप कैसे समझ लेंगे कि कैसे होता है। तो आप समझ लेते हैं, एक समास का उदाहरण दूसरे में आ सकता है, दूसरे समास का उदाहरण पहले में आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको सही अर्थ देखेंगे कि ऑप्शन उसमें क्या पूछा गया है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते हैं, होगा एक ही, क्योंकि दोनों में से एलिमिनेट आपको कर देना है कि नीला पीतांबर लिखा है और बहुब्री समास नहीं दिया होगा तो सीधा कर्मधारय होगा। तो समास ऑप्शन के हिसाब से भी सेट किए जाते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं इसके साथ एक चीज़ और बताते हैं। इसमें एक और चीज़ रह गई, फर्क मिलेगा आपको उपमान और उपमेय और विशेषण और विशेष्य। इसका क्या मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण जो होता है वो पहला शब्द होता है, वो विशेषण आपको बताएगा। तो वो पहला विशेषण होता है और जिसको बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार से उपमेय और उपमान, किसी की तुलना की जाती है जिस व्यक्ति से की जाती है वो उपमान हो जाता है, जिसकी की जाती है वो उपमेय हो जाता है।
तो यहाँ से उन दोनों शब्दों में ये चीज़ें हिडन होती हैं। इसका विश्लेषण आपको हम अलग से कराएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे, अलंकार पढ़ाए जाते हैं उसमें आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी। बस 1 मिनट और हम आपको लेते हैं कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में पहचान कैसे करें। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं आपको दूसरा मिटाता हूँ। हम लेते हैं यहाँ से एक तरफ लिखते हैं, नहीं कुछ नहीं, शब्द लिखते हैं सीधा। हमने लिखा नीलकंठ, नीलकंठ ही ले लिया, नीलकंठ। तो हमने नीलाकंठ, नीलाकंठ लिख दिया, तो ये हो गया कर्मधारय। और हमने इसी नीलकंठ को लिख दिया, नीला है कंठ जिसका, तो हमने इसको कर दिया बहुब्रीहि। ठीक, अब एक और लिख देते हैं विषधर, यहां लिख दिया विष को धारण। विष का धारक कैसे लिख सकते हैं। और यहां पर लिख दिया मैंने विषधर, एक और शब्द लिखा मैंने विषधर, यानी विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समाज समझ में आ गया होगा। तो हमने जितने भी आपको 1 सेकंड में पहचानने वाला तरीका दिया था वो आप 1 सेकंड में पहचान सकते हैं। अभी इसका थोड़ा सा एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें तत्पुरुष समास के सारे भेद और बहुत सारे उदाहरण आपको कराएंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए अपना इतना ही रखेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर वाला बटन जरूर दबाते रहें और अपना स्नेह और प्यार भेजते रहें। धन्यवाद।